कर रहे हैं सर। ज्यादा साथी थोड़े साइलेंट हो जाए सारे, कोई चाय दे दो, चाय उधर भी साथी को दे दो जिनको चाय भी थोड़ी देर पकड़ी दो साथियों को जो साथियों, आप लोग सब जो आए हैं आज की मीटिंग में, सबका स्वागत करता हूँ मैं सबसे पहले। दो चीज़ों को लेके आज बात हम कर रहे हैं। उसके बाद तो आपके यूनियन के जो अलग अलग आप विभागों में काम करते हैं वहाँ के जो मामले चल रहे हैं उसको लेके वो अशोक ज्ञानी जी वो बाद में चलाएंगे, बात करेंगे। दो चीज़ें हैं, 1 मई जो दुनिया भर में मजदूर दिवस के तौर पे मनाया जाता है, और दूसरा जो 20 मई की जो हड़ताल है, पूरे देश की हड़ताल मजदूर कर्मचारियों की। इन दोनों चीज़ों पे मैं शॉर्ट में संक्षिप्त में ही बात रखने की कोशिश करूँगा। जैसा कि अशोक जी ने भी बात रखा, 1886 में अमेरिका का एक शहर है शिकागो, वहाँ पे मजदूरों ने विद्रोह किया। विद्रोह किस बात पे किया कि हम भी इंसान हैं, हम मशीन नहीं है जो कि दिन भर चलता रहे। वहाँ पे उस समय स्थिति ये थी कि सूरज उगने से लेकर और डूबने के बाद भी कई घंटे तक मजदूर जो है वो फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम करता रहता था। इन सारी परिस्थितियों के खिलाफ जो है मजदूरों का वो आंदोलन चला, और जैसा कि कहा अशोक जी ने कि फिर 4 मई को किस तरीके से मालिक और पुलिस ने आंदोलन को तितर-बितर करने के लिए मजदूरों की तरफ से ही मतलब अपने एजेंट भिजवा के पत्थर फेंकवाए, और उसके बाद फिर पुलिस ने गोलीबारी की और 8 जो मजदूर साथी थे वो शहीद हो गए। ये 1886 था। उस समय ये 8 घंटे का कानून नहीं बन पाया था, पर उस शिकागो में जो चिंगारी लगी उसके बाद दुनिया भर में जगह जगह अलग अलग देशों में इस तरह के प्रदर्शन होने लगे 8 घंटे की मांग को लेकर। और जो बात जहां बदली 1917 में, रूस नाम का देश है जो आज हम सब जानते हैं रूस, वहां पे 1917 में क्रांति हुई। हम लोग सब अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, कई ऐसे भी हो सकते हैं जो कोई धर्म ना माने, पर हर एक धर्म जो बात करता है कि इस दुनिया में मतलब जो भी पैदा हुआ है, अभी जो भी दुख तकलीफ झेल रहा है, इसके बाद कोई एक बेहतर दुनिया है जिसको कोई स्वर्ग कहता है, कोई कुछ और कहता है, अलग अलग शब्द कहता है, वहां पे सब अच्छा हो जाएगा। तो रूस में मजदूरों और किसानों के नेतृत्व में पहली बार ऐसा राज बना जहाँ पे कि ऐसा स्वर्ग जो है वो धरती पे उतार के दिखाया, और वहां पे वो कानून भी बना जो 8 घंटे का कानून। ये कानून बनने के बाद उससे पहले 1886 से तब तक तो 20-30 साल बीत गया था, आंदोलन लगातार चलता रहा। पर जब रूस में मजदूरों का राज बन गया तो पूरी दुनिया में तो पूंजीवाद का ही राज था ना, उन्हें भी लगा कि अगर हमारे देशों के मजदूर भी रूस के दिखाए रास्ते पे चलने लगेंगे तो हमारा तो राज खत्म हो जाएगा। इसलिए फिर बाकी देशों में भी ये कानून बनने लगे, और उसी की याद में हमारे देश में भी मई दिवस मनाया जाने लगा। बहुत पहले मतलब 1900 के शुरुआत में पहली बार जो मद्रास है आज जिसे चेन्नई कहते हैं, वहाँ पे मजदूरों का जो झंडा है, लाल झंडा, वो फहराया गया, वहाँ भी मई दिवस मनाया गया। और उस तरीके से धीरे धीरे वो पूरी दुनिया में वैसे स्थिति बनी। पर आज की तारीख में अगर हम आप लोग शायद अधिकतर जो है वो सरकारी विभागों में काम करते हैं, इसलिए जब अशोक जी ने पूछा कि कितने घंटे काम करते हो तो सबने कहा 8 घंटे। पर अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो अधिकतर जगह 8 घंटे काम का जो है वो कॉन्सेप्ट बचा नहीं है। 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम कराना मतलब आज की तारीख में वो एक नॉर्मल स्थिति बन गई है हमारे देश में। अब मैं दूसरे बात पे आऊंगा, मतलब यहाँ से दूसरे चरण पे। खासकर पिछले 30 साल में कई सारे कानून है ना, आप लोगों के भी जो केस चल रहे हैं अलग अलग विभागों के, अलग अलग मसला हो सकता है। जो ग्रेड जितना बनना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, या बोनस नहीं मिलने का कानून है, या पीएफ ईएसआई के पैसे सही तरीके से विभाग जमा नहीं करता है। ये जो हर एक जो जायज हक है, वो जो हक है उसके लिए क्योंकि कानून बना हुआ है, वो जहाँ पे लागू नहीं होता है तो मजदूर और कर्मचारी खुद अपने स्तर पे भी या फिर संगठित होकर यूनियन बनाकर उसके खिलाफ, मालिकों के खिलाफ, या जो भी सरकारी विभाग है या जो भी प्रशासन है उसके खिलाफ लड़के अपनी मांग जीत सकता है, अपना जायज हक हासिल कर सकता है। पर पिछले 25-30 साल में स्थिति ये बनी है
कि एक एक करके जो हमारे श्रम विभाग है, आप लोग अभी तक तो ये जान गए होंगे ना कि प्रोसेस कैसे होता है। पहला चरण होता है कि जो लेबर डिपार्टमेंट है, आप लोग क्योंकि अगर केंद्र सरकार के विभाग में है तो आप लोग का लेबर डिपार्टमेंट अलग है, मतलब वो सेंटर लेबर डिपार्टमेंट सेंटर जो वहाँ का जो एएलसी है वहाँ केस लगते हैं। पर बाकी जो दिल्ली के कारखानों में काम करने वाले या दिल्ली के संस्थानों में काम करने वाले मजदूर कर्मचारी हैं या दिल्ली सरकार के भी जो मजदूर कर्मचारी हैं, उनके तो जो केस लगते हैं वो लगते हैं अलग अलग जिलों के जो श्रम विभाग हैं वहाँ पे। पहला चरण होता है कहीं पे भी जब शिकायत लगती है, जो कानूनी हक है वो जब नहीं मिलता है तो हम लगाते हैं लेबर श्रम विभाग में। वहाँ पे इंस्पेक्टर उसकी जांच करता है, जांच करने के बाद आपस में समझौता कराने की कोशिश करता है, वो पहला स्टेज है। समझौता नहीं हो पाता है तो वो अगले स्टेज पे जाता है। हर एक कानून का एक अधिकारी होता है अलग अलग लेवल पे, वहाँ पे वो प्रक्रिया होती है। वहाँ पे भी समझौता नहीं हो पाता है तो वो कोर्ट में जाता है। पर ये जो पूरा ढांचा है इसको पिछले 30 साल में इतना कमजोर कर दिया है कि श्रम विभाग से मजदूर कर्मचारियों के लिए न्याय पाना बहुत मुश्किल हो गया है। अधिकतर जगह पे मजदूर कर्मचारी तभी न्याय हासिल कर पाते हैं, अपना हक हासिल कर पाते हैं जब वो एकजुट होकर सीधे एक्शन में उतरते हैं। मतलब जो संबंधित अगर कारखाने का मजदूर है तो वो अपने मालिक की जब तक घेराबंदी नहीं करता एकजुट होकर, या जो सरकारी विभाग का है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मोर्चाबंदी नहीं करता, तब तक न्याय पाना मुश्किल हो गया। मतलब साल दर साल केस चलता रहता है। तो जो बात है ये स्थिति बना दी गई पिछले 25-30 साल में। और ये जो तमाम कानून थे ना, ये जैसा मैंने पहले कहा कि मई दिवस जब मनाया जाना शुरू हुआ अमेरिका शिकागो के उसके बाद 1886 के बाद, तब हमारे देश में भी धीरे धीरे मजदूर आंदोलन बनना शुरू हुआ। मतलब उस समय तो मेन यही था ना कि अंग्रेजों को भगाना है, आज़ादी चाहिए, वो आंदोलन तो था ही, पर साथ साथ मजदूर भी अपने यूनियन बना के और अपनी जो स्थिति है अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए एकजुट होना शुरू किया उन्होंने। ये सारी मांगें आगे बढ़नी शुरू हुई। वो सब हमारे पूर्वज ही हैं एक तरीके से देखा जाए तो। मतलब भले ही वो खून का रिश्ता ना हो, पर जो रिश्ता काम का है वो तब के जो मजदूर थे वो हमारे बाप दादा ही हैं, यही कह सकते हैं हम। इन मांगों के बीच जो सबसे बड़ी भूमिका थी कानून बनाने में, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। 1936 में उन्होंने, अब ये आम प्रचार बना दिया गया है, उसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादियों का भी, जातिवादी जो ताकतें हैं उनका भी है, और जो मौजूदा सिस्टम जिनके हाथ में है उनका भी ये प्रचार है कि बाबा साहेब जो वो केवल दलितों के नेता हैं। ऐसा एकदम नहीं है। उनका जो जीवन रहा है वो सही मायने में देखा जाए तो जो भी मेहनत करने वाला है कारखानों में या खेत खलिहानों में, और खासकर महिलाओं के लिए, जो कि चाहे अज्ञानी जी ने कहा ना कि यहाँ कोई व्यापारी तो नहीं है, पर व्यापारी के यहाँ भी, व्यापारी तो मजदूर का शोषण करेगा, करता ही है, पर व्यापारी के घर में जो उसके घर में महिला होगी वो उसका भी शोषण करेगा। मजदूर परिवारों में महिला, पुरुष मजदूर की जो स्थिति है उससे बदतर स्थिति महिला, जो मजदूर परिवारों में जो महिला साथी है उनकी होते हैं। तो बाबा साहेब ने इन तमाम समाज के जो शोषित उत्पीड़ित तबके हैं उनके लिए काम किया, पर उनको एक ब्रांड, उन पे एक लेबल चिपका दिया गया कि ये केवल एक समुदाय के नेता हैं। एक समुदाय के नहीं, तमाम शोषितों और उत्पीड़ितों के वो नेता थे। 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, मजदूरों कर्मचारियों के मांगों को लेकर ही। और तब जो चुनाव हुए उनके 17 उम्मीदवार थे इस पार्टी के, 17 में से 15 चुनाव जीत के गए, उसमें से डॉक्टर अंबेडकर भी चुनाव जीते। और उसके बाद जो कैबिनेट बना था वाइस, तब तो देश आजाद नहीं था ना, अब तो बीच में एक ऐसा सिस्टम आया कि इनडायरेक्ट राज, मतलब एक आधा अधूरा सरकार किस्म का बना। मतलब लोग सरकार चुन तो नहीं सकते थे, मतलब डायरेक्ट चुनाव नहीं था, पर फिर भी लोगों ने वोट किया, मतलब भारतवासी जो है वोट कर सकते थे, और एक अंग्रेजी राज खत्म नहीं हुआ पर सरकार भी बना। तो 1942 से 46 के बीच डॉक्टर अंबेडकर उस वाइसराय वाली सरकार के कैबिनेट में लेबर मिनिस्टर थे। आज की तारीख में जितने कानून हैं जिसको लेकर हम आप जा पा रहे हैं, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, जो कहता है कि हर एक महीने की 7वीं तारीख को पैसा मिल जाना चाहिए, और बाकी जहाँ पे पीस रेट के हिसाब से पैसा मिलता है या दिहाड़ी पे पैसा मिलता है उसको वो पैसा कब मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए। मिनिमम वेजेस एक्ट जो कि कहता है कि एक जो इंसान है उसको जिंदा रहने के लिए
कि दिन में इतने कैलोरी चाहिए, इतना खाना खाएगा तब तो वो अगले दिन जाके फिर मेहनत कर पाएगा। उसको घर परिवार चलाने के लिए, बीवी बच्चों के लिए जो इतना कपड़ा चाहिए, बिजली चाहिए, ये सब एक फॉर्मूला जो बना जिस कानून के तहत मिनिमम वेजेस एक्ट, वो भी डॉक्टर अंबेडकर के वो 4 साल के कार्यकाल के दौरान ही बना। उसके अलावा जो फैक्ट्री एक्ट में जो संशोधन हुए कि जो कारखाने में हम काम करते हैं वहाँ पीने की पानी की सुविधा, जो काम करते हैं कहीं भी, अगर विभाग में भी काम करते हैं तो पीने की पानी की सुविधा, रेस्ट रूम, मजदूरों कर्मचारियों के लिए टॉयलेट, एक्सीडेंट ना हो उसके लिए इंतजाम, ये तमाम संशोधन उसी 4 साल में हुए। उसके अलावा जो महिला कामगार हैं उनको जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय छुट्टी के प्रावधान, मतलब वेतन मिलने के साथ जो मैटरनिटी बेनिफिट जिसे कहते हैं, उसका कानून बनाना। वो खुद बतौर लेबर मिनिस्टर धनबाद में गए, कोयला खदानों में, झारखंड का जो धनबाद इलाका है जहाँ पे कि कोयला का उत्पादन आज भी बहुत बड़ी मात्रा में होता है, वहाँ जाके खुद स्टडी किया कि वहाँ पे किन हालात में होता है, काम हो रहा है, उसकी कैसे सुरक्षा बेहतर हो सकती है, उसको लेके प्रावधान बनाए। तो ये तमाम कानूनी ढांचा उस समय बना था। डॉक्टर अंबेडकर की अहम भूमिका थी, उसके साथ साथ मजदूर कर्मचारी जो खुद एकजुट होकर अपनी मांग बुलंद कर रहे थे, उनकी भी भूमिका थी। इसके साथ साथ और भी एक महत्वपूर्ण चीज छूट गया कि ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार, जिसके आधार पर ट्रेड यूनियन बनता है, रजिस्ट्रेशन होता है, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत फिर जाके हम अपना मांग प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी को अगर गैर कानूनी तरीके से निकाल दिया गया है तो उसके खिलाफ मजदूर कर्मचारी लड़ सकता है। ये तमाम प्रावधान, तमाम कानूनी ढांचा उसी दौरान बना। अब जो स्थिति ये है, पिछले 25-30 साल में कानून तो बन गए, देश में बहुत सारे कानून हैं, कानून को लागू करने के लिए मशीनरी चाहिए ना, उस मशीनरी को लगातार कमजोर किया गया है। कहने के लिए दिल्ली में आज की तारीख में हेल्पर का जो न्यूनतम वेतन है, मिनिमम वेज है, वो अभी 1 अप्रैल से, क्योंकि वो हर एक 6 महीने पे संशोधन करते हैं, महंगाई भत्ता जुड़ता है, तो दिल्ली सरकार में ने जो अभी नया जारी किया है वो 18,456 है। कहीं भी चले जाओ 5% से अधिक, मतलब आप लोग सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं इसलिए आपकी स्थिति वैसी नहीं है, आपकी समस्याएं कुछ और हैं। आपकी समस्या ये है कि ठेकेदार पैसे नहीं देता है, पैसा बैंक में आ जाता है फिर वापस काट लेता है, वो अलग है। पर वो हाँ, तो बात यह है कि 95% को तो मिलता ही नहीं है। वो जो एनफोर्स करने के लिए जो लेबर इंस्पेक्टर चाहिए, दिल्ली जैसे इतने बड़े शहर में जहाँ पे कि 60-70 लाख मजदूरी हैं कम से कम, वहां पे केवल 19-20 लेबर इंस्पेक्टर हैं कुल मिला के, कहीं वो जांच कर नहीं सकता। तो असल में पूरा जो है सिस्टम जो है वो मालिकों के और प्रशासन के, संस्थान के मालिकों के हाथ में गिरवी करके रख दिया। अब इस बीच जो हमला है, एक तो कानून पहले ही कमजोर कर दिया उसको इम्प्लीमेंट करने का, पर इनकी उससे भी ये इनका मन नहीं भरा। अभी ये कर क्या रहे हैं, जो दस मिनट पहले जो कानून थे हमारे देश में, जो श्रम से जुड़े हुए जितने कानून है ना, कुछ कानून है जो केवल केंद्र सरकार बना सकती है। जैसे रक्षा, मतलब हमारे देश की सीमा की जो रक्षा से जुड़ी हुई चीज, वो केवल केंद्र सरकार बना सकती है। ऐसे बटा हुआ है कि कौन किस क्षेत्र से जुड़े हुए कानून कौन बना सकता है। तो श्रम से जुड़े हुए कानून केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। वैसे कानून थे 44, जिसमें कि अभी मैंने कुछ जो बोला वो भी उसी में है, और उसमें से 29 को वो खत्म करके 4 लेबर कोड ला रहे हैं। ले आए थे वो, पहला तो जो कोड ऑन वेजेस है, जो वेतन से संबंधित कोड है, वो 2019 में ही ले आए, और बाकी 3 जो है वो जब कोविड का समय था तब लेके आ गए। अभी तक वो लागू नहीं कर सके। लागू इसलिए नहीं कर सके कि क्योंकि लगातार मजदूर आंदोलन का, ट्रेड यूनियनों का इसके खिलाफ दबाव रहा, बीच में कई हड़तालें हुई, इसलिए वो लागू नहीं कर सके। पर अब इन्होंने मन बना लिया है कि किसी भी कीमत पे इसको लागू करना है। अब लागू करने का मतलब क्या होगा, मैं साफ साफ शब्दों में बताऊं। लेबर कोड आने के बाद क्या होगा? पहला लेबर कोड कहता है
अभी तो जो मैंने पेमेंट ऑफ वेजेस का जो कहा, जो हमारे वेतन से संबंधित है, उसमें वेतन का मतलब है जो हमारा बेसिक पे है, उसके साथ साथ जो छुट्टी का जो पैसा है वो, ओवर टाइम का पैसा, और बोनस भी उसी में जुड़ा हुआ है। अब इसमें से कोई चीज भी अगर हमें नहीं मिलता है तो हम केस कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। पर ये नए जो कोड है उसमें केवल बेसिक पे और जो भत्ता है, महंगाई भत्ता, केवल उसे रखा है। बाकी चीजें जो है उसमें वो रखी ही नहीं है। इसका मतलब अगर वो मालिक या जो भी हमारा प्रशासन है वो अगर ना दे तो हम उसके खिलाफ लड़ भी नहीं सकते। दूसरा जो एक और जगह जो कोड, जो औद्योगिक संबंध का जो कोड है, उसमें ये कह रहे हैं कि 18,000 से ऊपर कमाने वाला जो है वो मजदूर ही नहीं है। कोड में कह रहे हैं। इसका मतलब दिल्ली शहर में तो आपका मिनिमम वेज हेल्पर का 18,456 है, तो दिल्ली में कोई मजदूर ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर कानून में कोई मजदूर ही नहीं है तो अगर किसी को निकाल दिया गया तो फिर वो लड़ नहीं सकता उसके खिलाफ। तीसरी चीज, आज की तारीख में कोई भी ठेकेदार अगर मजदूर रखता है, अगर उसके 20 से ज्यादा मजदूर या कर्मचारी हैं तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता है। ये अलग बात है कि लाइसेंस का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि वो अपनी बीवी के नाम, साले के नाम, भाई के नाम, भतीजे के नाम ऐसे करके, मतलब एक ही आदमी रहेगा पर कागज पे दिखेगा कि 6 कॉन्ट्रैक्टर है। वो अभी भी चल रहा है, पर अब उसको और आसान बना के कर दिया है 50, जो 20 था पहले, अब उसको 50 कर दिया। इसका मतलब ठेका प्रथा और तेजी से बढ़ेगी। चौथा चीज जो खासकर आप लोग जहाँ काम कर रहे हैं वहां पे बहुत ही एक महत्वपूर्ण है, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी आके रखा है कि जो पूरे साल चलने वाला जो काम है, स्थायी प्रकृति का काम जो पूरे साल चलता है, कभी रुकता नहीं है, वैसे कामों में जो ठेका कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का आदेश। अब इन कोड में ये क्या बात कर रहे हैं कि कौन सा काम स्थायी होगा और कौन सा अस्थायी, ये जो है वो तय करने का अधिकार मालिक को ही दे दिया है। तो मालिक वो क्यों कहेगा, वो क्यों चाहेगा कि कोई पक्का हो? क्योंकि ठेका प्रथा का तो मेन है कि ठेके पे रखने के कारण कई सारी ऐसी चीजें हैं जो खर्चा और जो असल में हक है मजदूरों का वो मारा जाता है, और कर्मचारी जो मालिक है उसके पैसे बचते हैं, तो उसको और छूट दे दी। चौथा, जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ठेका मजदूर जो ठेका कर्मचारी है उसका भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब वो रिन्यू होता है। अधिकतर जगह पे ये होता है कि जो ठेके पे भर्ती होता है अगर वो चलता रहता है, उस तरीके से रिन्यूअल की बात नहीं आती है। कई कुछ डिपार्टमेंट्स में ऐसे होने लगा है कि हर एक साल रिन्यू हो जाता है, पर अदरवाइज वो चलता रहता है। पर अब ये एक और चीज लेके आए हैं जो खासकर जो कारखाने हैं, जहाँ पे फैक्ट्रीज है, वहाँ पे ये ऑलरेडी शुरू हो गया है, जिसको वो कह रहे हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। अभी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या है कि 4 महीने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, और 4 महीने के बाद वो फिर से वो रिन्यू होगा। इसका मतलब क्या है कि हमेशा मजदूर या कर्मचारी उसके ऊपर ये दबाव रहेगा कि मैं अपने मालिक को नाखुश ना करूं, क्योंकि वो फिर 4 महीने के बाद मेरा नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा। तो यूनियंस के पास जाने से या एकजुट होके लड़ने के से वो बचेगा। साथ साथ ये भी होगा कि वो अपनी नौकरी बचाने के लिए, जीविका बचाने के लिए कम से कम में काम करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। इसके अलावा और एक चीज जो है, 5वां चीज, मतलब कई सारी चीजें, मैं उसका निचोड़ ही रखने की कोशिश करूँ। अभी क्या होता था, बोनस का जो है, बोनस में खासकर यूनियन या जहाँ यूनियनें हैं वहाँ पे कंपनी का या प्रशासन का जो बैलेंस शीट है कि पिछले साल कितना मुनाफा कमाया उस संस्थान ने, उसको यूनियन देख सकती थी और उसके आधार पे कहती थी। अभी तो एक तो मिनिमम बोनस है जो वो मिलता है 8.5% जोड़ के, मतलब पूरे साल के वेतन का 8.5। पर दूसरा चीज है कि जितना मुनाफा कमाया संस्थान ने उसका हिस्से के तौर पे मजदूरों को मिले साल में एक बार, ये मेन समझ है बोनस की। तो अब यूनियन या मजदूर कर्मचारी बैलेंस शीट देख के वो मांग नहीं कर सकते। उसके अलावा जो सबसे बड़ा हमला है कि यूनियन बनाना बहुत मुश्किल कर दिया है। अभी भी शर्त यही है कि या तो 10%, जितने कुल लोग जितने काम करते हैं उसके या तो 10% या फिर 100, दोनों में से जो भी कम है
उतने अगर मेंबर होंगे तो कोई भी ट्रेड यूनियन बना सकता है। शुरुआत में 7 मजदूरों या कर्मचारियों के नाम पे एप्लीकेशन लगती है। पर ट्रेड यूनियन में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है कि जो नॉन वर्कर होते हैं, जो गैर मजदूर गैर कर्मचारी, जैसे अशोक जी आपके यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, मैं भी कोई मजदूर या कर्मचारी नहीं हूँ, तो जो नॉन वर्कर जो है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मजदूरों कर्मचारियों को एकजुट करने में और अलग अलग किस्म की जो लड़ाई है, कानूनी लड़ाई या सरकार के स्तर पे लड़ाई एकजुट करने की, उसमें बड़ी भूमिका है। अब उसके नंबर को कम करके कह दिया कि किसी भी यूनियन की कमेटी में वो संख्या 5 से अधिक नहीं हो सकती। तीसरा जो मेंबरशिप है, वो एक तो है कि बनाने टाइम इतने मेंबर होने चाहिए यूनियन जब हम बना रहे हैं, पर अब इन्होंने कहा है कि वो जो संख्या है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। अब ये तय कौन करेगा? वो डिपार्टमेंट तय करेगा। अब कहीं पे कोई अगर यूनियन संघर्ष में उतरी है, उसका यूनियन का रजिस्ट्रेशन ही खत्म करने के लिए सरकारी विभाग का इस्तेमाल करके वो रिपोर्ट दे देंगे कि इनकी तो इतनी मेंबर ही नहीं है। और आखिरी चीज जो मैं बोलूंगा, हड़ताल पे जाना, या अगर लेबर कोड लागू हो गए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। नए कोड ये कहते हैं कि हड़ताल पे जाने से 60 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। असल में क्या होता है, कहीं पे भी अगर किसी भी संस्थान में अगर हड़ताल होता है तो वो तो बातचीत जब फेल हो जाता है, प्रशासन मांगे नहीं मान रहा है हमारे, तब जाके हड़ताल पे जाते हैं। वो 2 महीने पहले किसी को सपने तो नहीं आएंगे कि 2 महीने के बाद होने वाला है। तो 60 दिन पहले नोटिस देने का मतलब है कि वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, वो कहते हैं कि अगर जो समझौते की प्रक्रिया, बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो गई, उस बीच आप हड़ताल पे नहीं जा सकते। बातचीत की प्रक्रिया क्या होती है कि अगर किसी ने हड़ताल की नोटिस दी और उसके बाद अगर मालिक जो है लेबर डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग बुला लिया जिसमें कि अपने किसी कर्मचारी को ही भेज दिया, कोई खास बातचीत नहीं हुई, फिर भी तो वो समझौते की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो हड़ताल पे जाना असंभव हो गया है, यूनियन बनाना मुश्किल हो गया है। बाकी तमाम जो हक अधिकार जो लंबी लड़ाइयों के बाद बने थे उसको और कमजोर कर दिया गया है। तो ऐसे हालातों में अगर मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए अभी भी जिंदगी कोई बहुत अच्छी नहीं है, और ये केवल एक सरकार की बात नहीं है, तमाम पूंजीवादी सरकारों ने हमारा जीवन जो है लगातार मुश्किल बनाया है। पर खासकर ये जो सरकार है वो और 4 कदम आगे बढ़ के काम कर रही है, अपने जो इनके जो यार हैं, मालिक यार हैं, उनको खुश करने के लिए। तो ये लेबर कोड लागू ना हो, इसी एजेंडे पे जो पूरी जो प्रक्रिया है कि ठेकेदारों को और खुली छूट, मालिकों को और खुली छूट, मजदूरों कर्मचारियों के जो जीने लायक न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, इसके अधिकार, इसको और कमजोर करना, और इसके साथ साथ मजदूर कर्मचारी लड़ भी ना सके इसके लिए स्थिति बनाना। और एक चीज जो छूट गया था, कहीं पे अगर, क्योंकि मैंने कहा ना कि 60 दिन पहले देना पड़ेगा, और अगर समझौते की प्रक्रिया शुरू हो गई तो हड़ताल पे नहीं जा सकते। उसके बाद भी अगर कोई हड़ताल पे गया तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा। अभी तक क्या होता था, आप कहीं भी, अगर आप लोगों का अनुभव है, कहीं भी कोई अगर धरना प्रदर्शन होता है तो पुलिस उसमें इंटरवीन नहीं करती। नॉर्मली अगर कोई तोड़फोड़ हो रहा है तब करती है पुलिस। ये कहती है, मालिक को भी यही कहती है कि लेबर डिपार्टमेंट जाओ। पर अब इन्होंने कहा है कि लेबर के किसी भी डिस्प्यूट में धरना कर, क्योंकि वो गैर कानूनी कह देंगे कानून के हिसाब से कि गैर कानूनी हड़ताल है, उसे लॉ एंड ऑर्डर माना जाएगा। और भारतीय न्याय संहिता के तहत जो मजदूर कर्मचारी उसमें शामिल हो रहा है, जो यूनियन का नेता है जो उसमें शामिल हो रहा है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये पूरा लेबर कोड का हमला है। इसको किसी भी हाल में, मतलब पिछले 5 साल में भारत के मजदूर वर्ग ने एकजुट होकर इसे लागू नहीं होने दिया, और अभी भी लागू नहीं होने देगा। इसी विश्वास के साथ 20 मई की हड़ताल का आह्वान किया गया है। और आप लोग भी अपने अपने स्तर पे, मतलब हम तो जो ठोस स्थिति है उसके हिसाब से ही तय करेंगे ना। ऐसी तो स्थिति नहीं है दिल्ली में कि पूरा जो सरकारी विभाग है वो ठप हो जाए। पर खासकर जो मेन चीज है, इसका हमारा पर्चा भी आएगा यूनियन के तरफ से भी। जो चीजें मैंने कही उसी को ही समझाते हुए, जो मुख्य काम है कि जो हम, अगर आज हमें कुछ समझ में आ रहा है तो एक इंसान से वो 5 इंसान तक पहुंचे, 5 से 50 तक पहुंचे। और बाद में तो हम आपस में बैठ के तय कर लेंगे कि किस तरीके से 20 मई को हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। पर मेन बात है कि जन जागरूकता
कितने खतरनाक कानून है इसके बारे में अपने आसपास के जहाँ हम काम करते हैं उन तक भी पहुंचे और जहाँ रहते हैं अपने अड़ोसी पड़ोसियों तक भी पहुंचे। इतनी बात करनी है मुझे। मुझे जाना पड़ेगा जरा, वो फोन भी आ बस गया। कॉमरेड को थोड़ा सा कॉमरेड सुमन हमारे सीटू के लीडर हैं, युवा नेता हैं, अभी सीटू दिल्ली को देख रहे हैं, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ऐसे हमारे इकबाल बेग साहब हैं और ये जैपनीज कंपनी में थे, इनका डिस्प्यूट चल रहा है, इनको 58 की जगह 56 में रिटायर कर दिया, काफी रोज पहुँच गए। ये साथी हमारे स्टैटिक्स आर.के. पुरम, भारत सरकार का जो स्टैटिक्स कंप्यूटर स्टैटिक्स विभाग है उसमें ये, और भारत और विकास। और ये हमारी बहन जी ये बैठी हुई हैं और ये अपने CGHS के कर्मचारी हैं, 20 कर्मचारी जिनका अभी रेगुलेशन का लगाया, इनकी अभी नौकरी बचाई। हाथ खड़े करो सारे बैठे हुए हैं। ये CGHS के हैं सफदरजंग और लोधी रोड। अभी जनवरी में लड़ाई लड़के इनका रेगुलेशन लगा के और अभी इनकी नौकरी बची है और अभी ये मजबूती से डटे हुए हैं सारे सब। जोरदार तालियां बजाओ। उधर वो दोनों साथी हमारे अपने राजेंद्र यादव जी और अपने माता दीन जी, वो राजपुताना राइफल दिल्ली कैंट से हैं। इन दोनों की लड़ाई अभी हमने लगा रखी है, चालू है, उनको निकाल रखा है बंद करके। और उधर वो पीछे दिल्ली विश्वविद्यालय के खड़े हो जाओ भाई, दिल्ली विश्वविद्यालय वाले खड़े हो जाओ। इन साथियों ने, ये 8 साथी, इन साथियों ने 5 साल की लड़ाई के बाद कोर्ट से ऑर्डर लेकर के इनको ड्यूटी ज्वाइन नवंबर में करवाई है। अब इनके बैक पेजेस की लड़ाई चालू है, ड्यूटी ज्वाइन कर दी है 5 साल की लड़ाई के बाद इनके लिए। और वो अपने साथी दोनों खड़े हो जाओ भाई, नारायणा से हैं ये दोनों, नारायणा डिपो है, वहाँ पर वो MCD की गाड़ियाँ चलती है, उनके ड्राइवर्स थे ये। 4 महीने हमने हड़ताल की, वहाँ पर बंद किया नारायणा डिपो। वेस्ट मैनेजमेंट एक कंपनी है, उसके विरुद्ध लड़ाई जारी है और ये 25 लोगों को निकाल रखा है, उसके विरुद्ध हमारा केस, इनका बोनस का भी, मिनिमम वेज का भी रेगुलाइजेशन का हमने लगाया हुआ है। इन साथियों की लड़ाई बहुत बड़ी हुई है, जोरदार तालियां बजाने के लिए। और वो खड़ा हो जाओ भाई, अशोक होटल, ये अशोक होटल के साथी हैं अपने विनोद कुमार जी, ये भी अपने संघर्ष में लड़ाई लड़ रहे हैं क्रिकेट के लिए, बहुत बढ़िया ये है ना। और ये हमारे कामरेड विजेंद्र जी, ये तो हमारे यूनियन के ट्रेजरर हैं, जनरल मैनेजर जी और अध्यक्ष जी दौलत खान, ठीक है जी। और ये हमारे साथी राशिद खान साहब, ये स्पेशल आए भाई, जो राशिद खान साहब के लिए उनके साथी वो मेरे साथी हैं, सेक्रेटरी भी हैं यूनियन में और मेरे सीनियर साथी हैं वो कामरेड जैसम रहमान और रहमान साहब के लिए। बहुत बढ़िया है। तो सुनन जी को जाना है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सुनन जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने बेहतरीन तरीके से बहुत शुक्रिया। ताली बजा दो सुनन साहब की। और देख साहब